हेलो वॉचर्स। एक ऐसा समय जहां पर इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सारे के सारे काम मशीनों से करवाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मशीनों में चेतना आ जाए और मशीन ही इंसानों के खिलाफ बगावत कर दे? और क्या होगा जब इस कहानी के विलन मशीन नहीं होंगे बल्कि इंसान ही होंगे? तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अल्टरनेट अर्थ को दिखाया जाता है जहां अभी भी साल 1990 चल रहा है, जहां पर हम दो भाई बहनों को देखते हैं। बहन का नाम मिशेल होता है और भाई का नाम क्रिस। क्रिस एक सुपर इंटेलिजेंट लड़का होता है जो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा ही एक टेस्ट क्रिस दे रहा होता है और मिशेल उसे टेस्ट देते हुए देख रही होती है। टेस्ट के बाद क्रिस मिशेल से कहता है क्वेश्चंस बहुत इजी थे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि क्रिस ने आधे ही समय में पेपर को पूरा कर लिया था। दरअसल बात यह थी कि क्रिस के इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे कॉलेज के लिए डायरेक्ट चुन लिया गया था, जबकि क्रिस अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना चाहता था, खेलना चाहता था। तभी मिशेल उसे समझाते हुए कहती है, तुम जैसे सुपर इंटेलिजेंट लड़के को घबराना नहीं चाहिए। देखना, तुम एक दिन दुनिया बदल दोगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों ने रोबोट से करवाते थे जो इंसान नहीं करना चाहते थे, मगर एक दिन ऐसा आया जब रोबोट ने बगावत कर दी और रोबोट राइट्स को लेकर सरकार से मांग करने लगे। उनका कहना था कि हमें सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाया गया है, आप लोग अगर हमारी तकदीर का फैसला करोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। बात इतनी बढ़ जाती है कि प्रेसिडेंट को आकर मशीनों से कहना पड़ता है, प्लीज आप लोग अपना काम कीजिए। मगर मशीनें तो बगावत पे उतर आई थी। तो प्रेसिडेंट बोलता है, अब हमें आर्मी उतारनी पड़ेगी। इसके बाद अमेरिका में किसी भी तरह के रोबोट को रखने पर बैन कर दिया जाता है। ऐसा करना देशद्रोह माना जाता है। सब तरफ आर्मी और मशीनों की लड़ाई होने लगती है। कई आर्मी के जवानों का कहना होता है, अब हम लोग जंग हारने वाले हैं, क्योंकि मशीनें कभी थकती नहीं है और इंसान थक जाते हैं। इंसान मरते हैं लेकिन मशीन नहीं। 2 सालों तक लगातार युद्ध चल रहा होता है। तभी इथन स्केट नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा आविष्कार किया जिसके जरिए इंसान घर से ही मशीनों से युद्ध कर सकता था। मशीन का नाम था न्यूरोकास्टर, एक ऐसा डिवाइस जो इंसान को मैकेनाइज्ड ड्रोन से जोड़ता है, जिसके जरिए आखिरकार इंसानों ने मशीनों पे काबू पा लिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मशीनों के लीडर मिस्टर पीनट ने समझौते पे साइन किया। उस समझौते के तहत दिमाग काम करता और एक ही टाइम में आधा दिमाग खेल सकता था या कहीं घूम सकता था। इस आविष्कार ने तो दुनिया ही बदल दी। इस वजह से इथन स्केट की कंपनी सेंटर पूरे विश्व में छा गई। इंसान न्यूरोकास्टर के आदी हो गए। जिसके बाद हमें साल 1994 को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि मिशेल की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अपने फोस्टर फादर के साथ रहती है। मिशेल की जिंदगी में कोई भी नहीं होता, वो अकेली होती है। वो फोस्टर फादर के साथ रहना नहीं चाहती है, मगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, इसीलिए वो रह रही होती है। आगे वो कॉलेज जाती है, जहां दिखाया जाता है कि सभी कॉलेज में न्यूरोकास्टर से पढ़ाई कर रहे होते हैं। न्यूरोकास्टर से पढ़ना अनिवार्य होता है, मगर मिशेल को न्यूरोकास्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए वो कॉलेज में भी उसे लगाने से मना कर देती है। जिस पर उससे प्रिंसिपल बुलाती है और उसे समझाती है। उसे भी ये देख के बुरा लगता है, क्योंकि 4 साल पहले जब मिशेल अपने भाई क्रिस के साथ एग्जाम से वापस आ रही थी, तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके माँ बाप और उसका भाई क्रिस इस दुनिया में नहीं रहे। इस वजह से मिशेल अकेली रहती थी। जिसके बाद मिशेल वापस घर आती है। जब वो सो रही होती है तो उसे उसी दिन के विजुअल्स आ रहे होते हैं जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। तभी कुछ आवाज सुनकर वो उठ जाती है। बाहर खिड़की से देखती है तो वहां एक रोबोट खड़ा होता है। वो डर के अंदर भाग जाती है, अपने फोस्टर फादर को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो सो रहा होता है। तो वो खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है, मगर वो रोबोट उसे ढूंढता हुआ अंदर आ जाता है। मिशेल देखती है कि ये एक कॉस्मो रोबोट है। कॉस्मो रोबोट जिसमें कॉन्शियसनेस होती है किसी भी इंसान की। वो मिशेल को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई क्रिस है। मिशेल बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वहां पे मिशेल का फोस्टर फादर आ जाता है। वो रोबोट को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि सरकार ने रोबोट को रखने पर पाबंदी लगाती थी। ऐसा करता हुआ कोई भी आदमी देशद्रोही माना जाता था। इसके बाद वो उस रोबोट को मारने की कोशिश करता है, मगर रोबोट उसे ही धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। जिसके बाद वो पुलिस को फोन लगाने लगता है। मिशेल भले ही कंफ्यूज थी, मगर फिर भी वो उसे बेहोश कर देती है और इसके बाद मिशेल और कॉस्मो रोबोट दोनों वहां से भाग जाते हैं। आगे जाकर मिशेल रोबोट से पूछती है कि तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो, तुम तो मर चुके थे।
रोबोट इशारों में समझाता है, मैं उसकी चेतना हूँ, मैं अभी भी ब्रह्मांड में कहीं जिंदा हूँ, मेरा अस्तित्व है। जिस पर मिशेल पूछती है, तुम्हें कैसे ढूंढा जा सकता है? तो वो इशारों से समझाता है, एक डॉक्टर जो चश्मा पहनता है। यानी कि ये वही डॉक्टर था दोस्तों जिसने एक्सीडेंट के बाद क्रिस का इलाज किया था, जिसने मिशेल को बताया था कि क्रिस अब जिंदा नहीं रहा। वही डॉक्टर उसका पता जानता है। जिसके बाद वो रोबोट मानचित्र पर उस जगह के बारे में बताता है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि उन रोबोट की जेल के बीचों बीच की जगह होती है, जहां से रोबोट भी बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर वहीं अंदर है। दोनों अब उस जेल तक पहुंचने के सफर में निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में वो लोग बहुत लोगों को देखते हैं जिन्हें न्यूरोकास्टर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत लग चुकी होती है। बहुत दूर तक सफ़र करने के बाद उन्हें एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से कीट नाम का बंदा नीचे उतरता है। वो हेरा फेरी करके पैसा कमाता है, इसीलिए वो एक एंटीक गन का सौदा करने आया था। दरअसल कीट एक स्मगलर है जो छोटी मोटी स्मगलिंग करके पैसा कमाता है, मगर उससे गन खरीदने वाला वहां पे फिजिकली नहीं था, इसीलिए वो गन लेकर पैसे देने से इनकार कर देता है। मगर कीट के पास एक रोबोट होता है जिसका नाम हरमन होता है, जिसकी मदद से वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी बॉडी सहित उसकी गाड़ी को भी अपने ट्रक में भर लेता है। जब मिशेल देखती है कि इसके पास तो एक रोबोट है, मतलब इसका जरूर कोई ना कोई लिंक उस जेल से है, इसीलिए वो चुपचाप उसकी गाड़ी में चढ़ जाती है। आगे कीट और हरमन अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जो कि उस दीवार के बिल्कुल करीब होती है जहां पर रोबोट्स की जेल है। उसका अड्डा अंडरग्राउंड होता है। अंदर पहुंचकर कीट मिशेल और कॉस्मो रोबोट को देख लेता है। वो उनसे पूछताछ करने लगता है, आखिर तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरी गाड़ी में कैसे आए? इसके बाद मिशेल कहती है कि हमें उस जेल के अंदर जाना है जहां पर उसे डॉक्टर मिलेगा और वही मेरे भाई का पता जानता है। मेरे भाई की कॉन्शियसनेस इस कॉस्मो रोबोट में है। हालांकि कीट ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, तभी वहां पर रोबोट को ढूंढता हुआ मार्शल ब्रैड प्यूरी आता है, जिसने वार के समय बहुत सारे रोबोट्स को मारा था और आर्मी की अगुवाई भी की थी। वो रोबोट्स को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच गया था। वो मिशेल को भी पहले से ही जानता है, क्योंकि उसके फोस्टर फादर ने पहले से ही रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है। जिसके बाद सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर मार्शल किसी को भी नहीं छोड़ रहा होता है। वो बस रोबोट्स को ले जाना चाहता है। इसके बाद छोटे छोटे रोबोट्स और मार्शल के ठिकाने लगाते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो लोग दीवार को गिरा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा बेस नीचे गिरने लगता है। वो लोग भागकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मतलब जेल के अंदर। वहां से अब कोई निकलने का रास्ता नहीं होता। एकमात्र रास्ता सिर्फ कीप का अड्डा ही था, जो कि अब ठहर चुका था। कीप मार्शल पे बहुत गुस्सा करता है, लेकिन आखिर वो करता भी तो क्या करता। अंदर मिशेल वापस कीप से कहती है कि हमें डॉक्टर एम को ढूंढना है, उसके पास जाना है, उसी के पास उसके भाई का पता है। और आखिरकार कीप मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अंदर हरमन अपने एक और बड़े वर्जन के अंदर बैठ जाता है और तीनों को एक वैन के अंदर बिठाकर अपने कंधे में उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ ईथन को दिखाया जाता है। वो आगे के न्यूरोकास्टर के वर्जन्स पे काम कर रहा होता है। वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है। उसके पास 2 एम्प्लॉयज आते हैं। वो बताते हैं कि डाटा ट्रांसफर धीमी पड़ती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा सेंटर बंद हो जाएगा। ये सब सुनकर ईथन बिल्कुल ही पागल हो जाता है। यहाँ पर एक राज से पर्दा उठता है दोस्तों। क्रिस मरा नहीं था, बल्कि अभी भी कोमा में जिंदा था। उसके दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ईथन करता रहा था, लेकिन अब क्रिस ने अपनी कॉन्शसनेस कॉस्मो रोबोट में भेज दी थी, जो कि अब मिशेल के पास है और ईथन उसके दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो न्यूरोकास्टर में बनाई अपनी एक जगह में मार्शा से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ एक डील करना चाहता है। वो उसके न्यूरोकास्टर को ठीक कर देगा और उसे और भी ज़्यादा मजबूत बना देगा। उसे गवर्नमेंट में बहुत बड़ा पोस्ट भी देगा। बस वो उस कॉस्मो रोबोट को चाहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मार्शल का न्यूरोकास्टर उठकर खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ लगातार डॉक्टर एम की तरफ कीप और मिशेल बढ़ते जा रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कीप पहले फौज में था। वो मशीनों के खिलाफ ही जंग लड़ रहा था, लेकिन जब उसकी जान जाने वाली थी तभी एक रोबोट ने उसे बचाया, जिसका नाम हरमन था। इसीलिए वो हरमन को खत्म होने नहीं देना चाहता था, मगर फौज उसे मारना ही चाहती थी। इसीलिए वो वहां से भाग गया और आज हरमन उसी के साथ रहता है। आगे दिखाया जाता है कि थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बेस दिखाई देता है, जहां उन पे हमला हो जाता है। बड़ा हरमन भागता तो जरूर है, लेकिन वो टूट जाता है।
जिसके बाद सबको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि कैदी रोबोट्स होते हैं। वहां पर रोबोट्स के लीडर मिस्टर पीनट होता है। वो बताता है कि उन्होंने उन्हें स्कैवेंजर रोबोट समझा था, ऐसे रोबोट्स जो अच्छे रोबोट्स के पुर्जे तोड़कर खुद में लगा लेते हैं, इसीलिए उन्होंने उन पे हमला किया। आगे मिशेल बताती है कि वो अपने भाई को ढूंढ रही है जिसका पता डॉक्टर एम जानता है। दरअसल वो जेल के अंदर ही है। मिस्टर पीनट भी बहुत हैरान हो जाता है। आगे वो ये भी बताता है कि यहाँ पहले डॉक्टर एम रहते थे मगर अब वो यहाँ नहीं रहते और वो उनका पता भी नहीं बताएगा क्योंकि वो उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, जिससे मिशेल बहुत उदास हो जाती है। वो अपने भाई क्रिस को याद करने लगती है, तभी उसके पास एक रोबोट आती है। वो बताती है कि उसने पहले डॉक्टर एम के साथ ही काम किया है। डॉक्टर एम ने उसे क्लू दिया था उसको देने के लिए। तभी वहां पर मिस्टर पीनट आ जाता है और कहता है, तुम लोग अच्छे इंसान हो, वैसे इंसान नहीं जैसे मैंने सोचा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मिस्टर पीनट सबको डॉक्टर एम तक पहुंचाने का फैसला करता है। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि मार्शल उन लोगों का पीछा कर रहा है। अब सब लोग डॉक्टर एम के ठिकाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे एक्सकैवेंजर रोबोट होते हैं जो इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन वहां पे बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। डॉक्टर एम तक पहुंचने की सभी लोग कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद लाउड म्यूजिक बजने लगता है। सारे रोबोट्स वहां से भाग जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सारा सेटअप डॉक्टर एम का ही था, जो नहीं चाहता था कि कोई उस तक आसानी से पहुंच जाए। आगे बहुत गुस्से में मिशेल डॉक्टर एम से कहती है, मेरा भाई कहाँ है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझसे कहा कि मेरा भाई मर चुका है। जिस पर वो कहता है, अगर उस दिन मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारा भाई सच में मर जाता। इंसान प्रजाति युद्ध हार रही थी। तुम्हारे भाई का दिमाग मानो एक चमत्कार है जो इतने डाटा को ट्रांसफर कर सकती थी जो कोई भी मशीन नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने एक मशीन को उससे जोड़ दिया और जिसके बाद इंसान युद्ध जीत गए। युद्ध के खत्म होने के बाद एक दिन क्रिस को होश आने लगा, जिस पर डॉक्टर एम ने ईथन को उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा, मगर डिस्कनेक्ट करने की जगह उसने डॉक्टर एम को ही मारने की धमकी दी, जिस वजह से डॉक्टर एम ने एक डिवाइस उसके दिमाग में कनेक्ट कर दिया, जिसमें बाद में जाकर क्रिस ने अपने कॉन्शियसनेस डालकर कॉस्मो रोबोट में भेज दिया। जिसके बाद डॉक्टर एम वहां से भाग गया, वरना ईथन तो उसे मार ही डालता। मिशेल गुस्से में पूछती है कि मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है? डॉक्टर एम बोलता है वो ईथन के सबसे सीक्रेट बेस पर है, जहां पर जाना मौत को दावत देना है। वो ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पे मार्शल आ जाता है। वो सब पे हमला कर देता है। उसके पास केवल एक ही मकसद होता है, कॉस्मो रोबोट को पकड़कर ईथन को सौंपना। फाइट बहुत जबरदस्त होती है, जिसके अंत में मार्शल डॉक्टर एम से बात कर रहा होता है, मगर तभी वहां पे ईथन आ जाता है और उसे जान से मार देता है, जिससे मार्शल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एक फौजी था। उसका काम लोगों को बचाना है, लोगों को मारना नहीं। इसके बाद वो लोग कॉस्मो रोबोट को पकड़कर ले जाते हैं। जाते जाते मार्शल सबको छोड़ देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। आगे कॉस्मो रोबोट को लैब ले जाते हैं, जहाँ पे मार्शल देखता है कि ईथन कैसे एक बच्चे का बर्बरता से प्रयोग कर रहा है। वो कॉस्मो रोबोट को जबरदस्ती बांध कर वापस क्रिस के बॉडी में कनेक्ट करने के लिए ईथन कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर मार्शल कहता है ये सब सही नहीं है। ईथन कहता है तुम मुझे सही गलत का ज्ञान मत दो। जब तुम सब लोग जंग में मर रहे थे तब मेरे इसी आविष्कार ने मानव जाति की किस्मत बदल के रख दी। हालांकि हम वहां पे साफ तौर पर देख पाते हैं कि मार्शल ईथन की इन हरकतों पे बहुत गुस्सा है। वो कहता भी है तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया है, मैंने रोबोट को नहीं बल्कि एक बच्चे को पकड़ के तुम्हें सौंप दिया है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस्टर पीनट और रोबोट्स की पीसफुल जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उस जगह की बर्बादी को देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। वहां पे डॉक्टर एम का एक हार्ड ड्राइव भी होता है। मिशेल उससे पूछती है क्या तुम मेरे भाई तक मुझे पहुंचा सकते हो? वो बोलता है हाँ। क्या वहां जाकर हम उसे बचा कर ला सकते हैं? वो बोलता है शायद नहीं। अगर हमने उसे बचाने की कोशिश की तो पूरा का पूरा सेंटर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी न्यूरोकास्टर क्रिस के दिमाग की ऊर्जा से ही चल रहे हैं। अगर क्रिस के दिमाग को डिवाइस से अलग किया तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, और उसके बाद क्रिस का क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। जिसके बाद आखिरी बार इंसान और मशीन मिलकर लड़ाई लड़ने का फैसला लेते हैं। अच्छाई के लिए वो लोग एकजुट होकर ईथन के लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां पर क्रिस को रखा गया होता है। वहां पर कीप लैब के बाहर तोड़फोड़ करने लगता है, जिसे देखकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होने लगती है। कीप का रोबोट हरमन वहीं पे लड़ते लड़ते टूट जाता है और बंद हो जाता है, जिससे देख के कीप बहुत दुखी हो जाता है। इधर मिस्टर पीनट पर हथियार ताने मार्शल भी खड़ा होता है। मार्शल पूछता है कि आखिर तुम्हें इस लड़ाई से क्या मिल जाएगा? मिस्टर पीनट बोलता है आजादी।
अब मार्शल भी बंदूक नीचे रख देता है और अपने आप को ऑफ कर देता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसने देखा होता है कि ईथन ने पूरी दुनिया को खराब कर दिया है। रोबोट्स के अंदर तो उससे भी कहीं ज्यादा इमोशन है, लेकिन ईथन के अंदर नहीं है। सारे लोग लड़ाई लड़ते हुए बिजी हो गए थे, इसीलिए चुपके से मिशेल लैब के अंदर घुस जाती है। वो अपने भाई से न्यूरोकास्टर के जरिए बात करती है, जहाँ पे क्रिस कहता है सेंटर शायद उसे 100 सालों तक ऐसे ही जिंदा रखेगी, ताकि सभी न्यूरोकास्टर चलते रहे, दुनिया बर्बाद होती रहे। वास्तविक जिंदगी में लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, मगर इस डिवाइस की वजह से सभी एक दूसरे से दूर होते रहे हैं। ये सारी तबाही रोकने का बस एक ही जरिया है, इन सबको बंद कर देना, यानी कि मुझे बंद कर देना। तुम ये कर सकती हो और तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तो इतने दिनों से जिंदा भी नहीं हूँ, मुझे बंद कर दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद क्रिस मिशेल से वादा लेता है। मिशेल भारी मन से आंखों में आंसू लिए न्यूरोकास्टर रखती है और मशीन को ऑफ कर देती है, जिसके बाद सारे न्यूरोकास्टर्स बंद हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि हरमन का एक और छोटा सा वर्जन उसके अंदर होता है, जिसको देखकर कीप वापस खुश हो जाता है। वो सब तरफ देखते हैं कि वो लोग जीत गए हैं। आखिरकार ईथन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि रोबोट्स ने उसका लाइव वीडियो जारी कर दिया था, जो कि मीडिया में फैल चुका था। इससे पूरी दुनिया ईथन की हकीकत जान गई थी। अंत में वीडियो के जरिए मिशेल सबसे कहती है, हम सबको वास्तविक जीवन में ही जीना चाहिए। वर्चुअल रियलिटी में न्यूरोकास्टर की वजह से हम असल जिंदगी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो कहती है कि हमें रोबोट्स को भी आज़ादी देनी चाहिए। रोबोट्स और इंसान को एग्जिस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें यह दिखाया जाता है कि न्यूरोकास्टर के खत्म होने की वजह से इंसान और रोबोट के बीच का वार भी खत्म हो गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। ये कहानी न केवल मशीन और इंसान के बीच के रिश्तों को दिखाती है, बल्कि आज़ादी और कंट्रोल पाने की लड़ाई को भी दिखाती है। ये मूवी हमें बहुत ही अच्छे से सिखाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, असली मजा तो साथ में रहने में है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी और मजेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।